हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं 24 नवंबर 2020 को जो सीपीओ का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। और ऑलरेडी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था टीयर 1 का नवंबर के अंदर, नवंबर 2020 में, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे मैं सबको सॉल्व कर रहा हूँ। और इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी 23 नवंबर के दोनों शिफ्टों को सॉल्व कर दिया है, दोनों शिफ्ट के मैथ के जो पेपर थे उनको। और हर एक शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 23 नवंबर के दोनों शिफ्टों को। और फिर 24 नवंबर की बात करें तो इसका फर्स्ट शिफ्ट मैंने टोटली सॉल्व कर दिया है एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली। और 24 नवंबर का जो सेकंड पेपर है इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में मैं 26 से 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यानी कि ये सीपीओ 2020 का जो 24 नवंबर का पेपर था उसके सेकंड शिफ्ट का लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 2 आप समझ सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद बच जाता है 25 नवंबर का, तो उसको भी जल्दी ही खत्म करेंगे। और सीपीओ का खत्म होने के बाद आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा पेपर मैं सॉल्व करूं। मैथ्स की ऐसे ही एसएससी वाला ही पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ज़्यादातर चांसेज हैं कि सिलेक्शन पोस्ट जो 8 का पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसको मैं सॉल्व करूंगा। और अगर आप चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और कोई पेपर। ठीक है, चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो भी मन में बात हो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई परेशानी हो या कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं कौन से पेपर को सॉल्व किया जाए, तो आप ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना, तो लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी हमारी जीके की क्लास भी चलती है डेली लाइव शाम को 8:30 पीएम में। ठीक है, यानी कि शाम में चलती है 8:30 से 9:30, 1 घंटे की क्लास, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आप उसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं मुझसे। चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू, और अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 अपने सामने है, और डीआई का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला ही, और काफ़ी आसान डीआई है वैसे सीपीओ में जो पूछी गई है। पहले सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि 250 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 250 मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली में इस ग्राफ में कि 250 से कम वाले कितने छात्र हैं। तो ये आसान किस्म का सवाल है। आप देखिए 250 यहाँ पर है, इसके आगे आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि 250 के बाद ये 300 आ गया, 350, यानी कि 250 से ये ऊपर जा रहा है। और हमें 250 से नीचे वाले बताने हैं, यानी कि इसके इधर वाले बताने हैं। अब 250 से नीचे कितने हैं, देखिए यहाँ पर एक तो 45 है और एक है 30। तो 30 और 45 मिलाकर के टोटल कितने छात्र हो गए दोस्तों, 75। तो 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 250 से कम स्कोर किया है, और इसका आंसर यही है 75। तो इससे आसान क्वेश्चन अब आप क्या चाहते हैं एसएससी और क्या पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। एक्चुअली में डीआई में देखेंगे तो आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन काफ़ी कम आए हैं और इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो है 75, यानी कि ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अब ये अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने मेरा 2011 से 2018 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है, जिसमें मैंने सीजीएल मेंस का पूरा सॉल्यूशन दिया है चैप्टर वाइज, तो वो जरूर से देख लेना। मैंने कई सारा अपना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें दिया है। अगर आप देखेंगे वीडियो को तो काफ़ी फायदा होने वाला है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसका एक क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 27, इसकी भी मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है सवाल अपने पास दोस्तों, कि कोई लड़का है जो कि अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है, और ऐसे करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। सवाल आप समझ लीजिए दोस्तों, हिंदी वाले लोग तो पढ़ के समझ ही सकते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो उसका बेसिक स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है किसी स्टूडेंट का या फिर किसी बॉय का, वो क्या करता है उसको इंक्रीज कर लेता है 9/5 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से 9/5 टाइम्स इंक्रीज कर लेता है, और ऐसा करने से वह 40 मिनट बिफोर पहुंच जाता है अपने स्कूल। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर वह नॉर्मल स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, और मैंने कई बार पढ़ा रखा है दोस्तों कि डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, हमें स्पीड का तो पता है। देखिए एस का मतलब मैं स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड का मतलब देखिए 9/5 होने का मतलब क्या है कि अगर स्पीड पहले 9 था तो अब कितना कर लिया उसने, 5 कर, सॉरी पहले 5 था तो अब 9 कर लिया। स्पीड कितना कर लिया दोस्तों, पहले से अगर स्पीड 5 था तो अब 9 कर दिया। 9/5 होने का मतलब 5 से 9 कर दिया स्पीड को। तो अगर ये स्पीड की रेशियो है दोस्तों, तो टाइम की रेशियो कितनी होगी, इसकी अपोजिट होगी, यानी कि 9:5 होगी। अब यहाँ से आप एक बात कहेंगे दोस्तों
कि टाइम का रेशियो हमारे पास 9:5 आ गया, यानी कि पहले अगर नॉर्मली उसको 9 यूनिट टाइम लगता था तो अब 5 यूनिट का टाइम लगेगा। 9 से टाइम 5 लगने लगा, यानी कि कितना कम समय लग रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 4 यूनिट टाइम कम लग रहा है। लेकिन सवाल में देखिए 40 मिनट बिफोर पहुंचता है, यानी कि 40 मिनट टाइम लेस लगता है। तो एक्चुअली में 4 जो है ये 40 मिनट को डिनोट करता है। तो 4 का मतलब अगर 40 मिनट है, यानी कि 1 जीरो बढ़ा है, तो हमें नॉर्मल बताना है। नॉर्मल का मतलब 9 पहले वाला, तो 9 में भी 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही उत्तर है। आसान है, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और ऐसा सवाल मैंने कई सारा कराया है। अगर आप देखेंगे पहले की वीडियो तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि पाई चार्ट एक दिया गया है आपको फिगर में, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों पर कितना टोटल एक्सपेंड किया गया है, खर्च कितना किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो एजुकेशन और हेल्थ पर आप परसेंटेज में पहले देख लीजिए दोस्तों। जैसे मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले आप एक बात समझिए कि यहाँ पर टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर आपको दिया है कि 1680 रुपये हैं। ठीक है, अरब में है 1680 अरब रुपए, आप इतना समझ लीजिए। अब ये कह रहा है कि एजुकेशन पर और हेल्थ पर कितना खर्च हुआ है ये बताना है। तो आप परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों, तो एजुकेशन यहाँ पर है, एजुकेशन पर कितने हैं 6 और हेल्थ पर कितना है 4, यानी कि 6 और 4 टोटल 10% यूज किया गया है हेल्थ पर और एजुकेशन पर, जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। और 10% किसकी दोस्तों, 1680 का, और 10% का मतलब एक जीरो खत्म होता है, तो 1680 में से एक जीरो काट दोगे तो कितना बचेगा, 168 रुपये, या फिर 168 करोड़ आप कह सकते हैं, सॉरी अरब, 168 अरब। तो एक्चुअली में हमारा आंसर 168 होगा। इतने रुपए खर्च किए गए हैं हेल्थ और एजुकेशन पे। आप ऐसे भी कह सकते थे कि टोटल 100% अगर हम मानते हैं तो 100% की वैल्यू 1680 हो गई, तो हमें 10% की बतानी है। देखिए एक जीरो यहाँ से कम हो गया, तो इसमें भी एक जीरो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब ये सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो एज है, वो है 3:4। आपसे ये कह रहा है कि 12 ईयर्स बिफोर जो उनकी एज का रेशियो था वो था 2:3। तो ए और बी की जो अभी का एज है उनका योगफल क्या होगा, अभी की आयु का योगफल। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर रेशियो के थ्रू जाओ। जैसे वर्तमान में जो रेशियो है उनका वो 3:4 है, और इसका योगफल पूछ रहा है, तो 3 और 4 7 होता है, यानी कि आंसर 7 का मल्टीपल होगा दोस्तों, 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि 7 से कट जाएगा उत्तर हमारा। और 7 से कटने वाला एक 84 है, 12 7 84 होता है, 12 7 जा 84। ओके, तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। जैसे बाद का कहता है कि 12 वर्ष बाद 12 वर्ष पहले उनका रेशियो क्या था, तो हम ये 3 और 5 जोड़ लेते, 3 और 2 5, 5 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। बाकी आपको बनाना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दोनों का एक एक कम हो रहा है, ये 3 से 2 हो गया, और ये 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि एक एक यूनिट कम हो रही है रेशियो में। और एक यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12 वर्ष पहले की बात है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो हमसे टोटल पूछ रहा है वर्तमान आयु में योगफल, सॉरी वर्तमान टाइम में आयु का योगफल। तो देखिए वर्तमान में रेशियो है 3:4, इनका योगफल कितना हो जाएगा 7, और एक की वैल्यू अगर 12 है तो 7 की वैल्यू 12 7 84 हो जाएगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 3 और 4 का रेशियो दिया है, तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो 7 बनेगा, यानी कि आंसर 7 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोण ए है 68 डिग्री और त्रिभुज का अंतः केंद्र है आई, तो बी आई सी कितना होगा। बी आई सी आपने पढ़ा होगा कि 90 प्लस ए बाई 2 होता है। 90 प्लस ए बाई 2 का केस कि अगर ऐसे त्रिभुज है मान लीजिए, और ये आगे बढ़ा दिया गया, ये आगे बढ़ा, सही सॉरी इसमें आगे बढ़ाने वाला बात ही नहीं है। ऐसे अगर मान लीजिए त्रिभुज है और ये आपको इन सेंटर दिया गया है कि ये आई है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो आपको ये वाला एंगल पता होगा कि ये कितना होता है। ये होता है डायरेक्टली दोस्तों 90 प्लस ए बाई 2, और यही हमें बताना है। तो हम लिख देंगे 90 और प्लस ए का मतलब 68 दिया है, तो 68 का आधा कितना हो जाएगा 34, यानी कि ये 124 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अब बताइए आसान ही सवाल है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं वैसे इस शिफ्ट में, कोई मुश्किल सवाल फिलहाल तो नहीं मिला है। अभी आगे देखेंगे अगर कोई मिल जाए तो। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 400 से 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से कट जाएंगी। अब देखिए आपसे ये कह रहा है कि टोटल नंबर बताने हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 400 और 700 के बिटवीन आते हैं, इनके बीच में आते हैं, जो 5 6 और 7 से डिविजिबल हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए 5 6 और 7 तीनों से डिविजिबल कौन होगा, तीनों से कौन कट जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 5 3 7 21, यानी कि ये आ गया 210, 210 एलसीएम है। अब एक बात आप समझिए दोस्तों, 400 और 700 के बीच बताना है, तो ये छोटा सा रेंज दिया गया है। अगर ये रेंज छोटी सी है तो हम डायरेक्ट 21 या फिर 210 के मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, इनके बीच कौन कौन से हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता फिर आप एपी लगा लेते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर नंबर सिस्टम में जो हम वेन डायग्राम से बनाते हैं वो भी हम कर सकते थे।
ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे यही बेहतर लग रहा है कि डायरेक्ट हम इसका पहाड़ा लिख लें। जैसे मान लो 21 का 21, 21 दूना होता है कितना 42, 21 तियाँ 63 और 21 चौक 84। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे 21 पचे 105, अगर इसमें आप जीरो बैठा देते हो क्योंकि ये 210 था 21 नहीं था, तो मैं जीरो जीरो इनमें लगा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास नंबर ये बन गए। अब इनमें से कितने नंबर हैं जो 400 और 700 के बीच में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 400 के बाद ये 420 है और 630 है जो 400 और 700 के बीच में है। बाकी तो ये 400 से नीचे है और ये 700 से ऊपर है। तो हमें बताना था कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 400 से और 700 के बीच में है जो 5, 6 और 7 से कट जाएंगी। अब 5, 6, 7 से कटने का मतलब कि उनकी एलसीएम से कट जाए। एलसीएम 210 आ गया और 210 से कटने वाले 420 और 630 10 सॉरी 630 दो ही ऐसे नंबर हैं जो 400 और 700 के बीच में आ रहे हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन 3 जो है ये सही उत्तर है 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 32। 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि बताइए। आप प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जब जाकर देखोगे तो मजा ही आ जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जाकर देखो, सीजीएल मेंस 2011 से 2018 तक जो मैंने सॉल्व किया है, या फिर एस डी यादव का प्रॉफिट एंड लॉस मैंने सॉल्व किया है एस डी यादव बुक की, या फिर राकेश यादव सर की बुक का भी मैंने सोल्यूशन दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सीजीएल मेंस वाला सोल्यूशन देखें, मजा आएगा आपको। कहने के लिए मेंस है लेकिन सारे क्वेश्चन अब मेंस है, इसका मतलब 100 के 100 क्वेश्चन टफ थोड़ी आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जैसे 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप लिखेंगे 50 वस्तुओं का एसपी जो है विक्रय मूल्य वो 42 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों कि एसपी बाई सीपी कितना आ गया, यानी कि ये आ गया दोस्तों 42/50। अब मैंने कई बार बताया है आपको कि आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज देखने से बेहतर है कि अगर आप सीपी को 100 बना रहे तो बना लो। तो मैं सीपी को 100 बना सकता हूँ, यहाँ पर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ। तो अगर 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 84। तो बताइए 100 से 84 है, देखिए 100 है यहाँ पर एसपी और 84 क्या है, सॉरी 100 है सीपी, सीपी के सामने 100 है और एसपी के सामने 84 है। कितना कम है, 16% कम है, यानी कि 16% की क्या हो गई, हानि हो गई। बात आप समझ रहे हैं। देखिए या तो आप ऐसे करो दोस्तों, बात समझो मेरा, या तो आप इसको काटो पीटो और चेक करो कि कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से, सॉरी कितने की कमी आ गई। 50 का हमने खरीदा और 42 का बेच दिया, तो कितना कम कर दिया दोस्तों, हमने 8 कम कर दिया। कितने पर, 50 पे, और गुना का 100 कर लेंगे। 50 दूना 100 और 8 दूना 16% की हानि आ जाएगी। या आप इस 50 को डायरेक्टली 100 बना सकते हैं, तो 100 बना लो। तो मैंने कहा 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 84/100 आ गया, यानी कि 100 सीपी थी तो एसपी कितनी हो गई, 84, 16 कम है, यानी कि 16% की हानि। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सीजीएल देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 का जो पेपर था प्री का जो पेपर था, इसमें जो एलजेब्रा पूछी गई थी, इसका मैंने सेपरेट वीडियो, बिल्कुल अलग वीडियो बना रखा है पूरे एलजेब्रा का। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछे गए थे, और उसके जैसे ही इसमें एलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं, और इसमें का सारा एलजेब्रा मैंने टॉपिक वाइज और टाइप वाइज करके सॉल्व किया है एक ही वीडियो के अंदर। आप जा करके जरूर से देख लीजिएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कोने पर जो आई बटन दिखता है, या शायद अब नहीं दिख रहा है, अब 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आई बटन नीचे मिलता है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप एलजेब्रा बाई नंदू कुमार सर्च कर सकते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल 2019 का एलजेब्रा का सोल्यूशन देखिए बाई नंदू कुमार, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें मैंने इसको और डिटेल में बता रखा है कि कैसे मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे सवाल को। जैसे देखिए मैंने जैसे इसे देखा, मैं पैटर्न समझ गया कि मुझे क्या करना है। ऐसे में मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए, जब इधर स्क्वायर दिया हो, इधर अगर तीनों का स्क्वायर अलग अलग है तब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट इसमें से एक दो को अंदर ले जाइए, बाहर 2 रहना चाहिए बस। तो इसमें से मैं बाहर 2 लिख देता हूँ, आर एच स्क्वायर, एक 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a बन जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4b और प्लस का 4 2 जा 8c, इतना बनेगा। अब यहाँ से मैं कहूँगा दोस्तों कि अब मुझे डायरेक्टली ए बी और सी का मान पता चल गया। कैसे, ए का जो कोफिशियंट है, ए का गुणांक 2 है तो ए का मान 2 हो गया, बी का गुणांक -4 है तो ये -4 हो गया, सी का कितना हो गया 8। अब जो आपसे पूछ रहा है ये निकाल लो। देखिए रूट अंडर हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए बी का मतलब 4 दूना -8, माइनस का बी सी, तो माइनस का बी और सी, 8 चौके कितना हो गया 32। एक्चुअली में ये तो प्लस बन जाएगा ना, माइनस माइनस ये गुणा करेंगे। फिर सी ए, यानी कि 8 दूना प्लस का कितना बन गया 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 32 और 8 कितना आ गया 40। 40 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होगा और अंदर 10 रह जाएगा, यानी कि 2√10। बस ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो गया। देखिए किसी भी तरह से आप इस सवाल को अगर सॉल्व करोगे दोस्तों, तो पहले आपको ए बी और सी का मान तो निकालना ही पड़ेगा।
और बहुत लोग आपको जैसे बताएंगे बेसिक से, अगर आप करेंगे तो, अगर ऐसा नहीं पता है तो आप बेसिक से कर सकते हैं। इन सबको लेफ्ट साइड में आपको ले जा करके और होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, फिर आप वहां से बराबर जीरो रख के ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे ये लाख गुना बेहतर है अगर आप समझ रहे हैं तो। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो लोग पहले से इस ट्रिक को जानते होंगे वो तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप जरूर से मैंने जो वीडियो बताया, रिकमेंड किया, वो जा करके देखिए, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में ये बात समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 35% की डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। अंकित मूल्य पर 35% का छूट दिया जाता है। फिर जो बिक्रय मूल्य बनता है यानी कि जो एसपी बनती है, और फिर एक बार अलग डिस्काउंट दी जाती है जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिलती है 20% और 15% की, यानी कि 20 और 15% का दो क्रमिक छूट मिलता है। और दोनों बार जो बिक्रय मूल्य आता है उनका जो योगफल है वो है 1995 रुपये। तो आपको मार्क प्राइस बतानी है, अंकित मूल्य क्या होगा। सवाल वापस समझ लीजिए, एक बार डिस्काउंट दिया गया 35% किया, तो जो एसपी बना लेट से दैट इज SP1। और एक बार आपको उसी वस्तु के लिए यानी कि उसी क्रय मूल्य पर दो डिस्काउंट लगातार मिले, एक तो 20% का, एक 15% का, और इसका डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी बने, इन दोनों का जो सम दिया है आपको योगफल, वो दिया है 1995। तो आपसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि देखिए पहले 35% का जब डिस्काउंट दिया तो पहले वाले में SP1 कितना बना, तो आप बोलेंगे दोस्तों 35% का डिस्काउंट देने पर 65% एसपी बन रहा है। 35% 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो 65% एसपी बनेगा। SP2 की बात करते हैं तो आप बताइए इसमें कितना डिस्काउंट हो गया, तो आप बोलेंगे 20 और 15 का डिस्काउंट हो गया। तो पहले हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 35, और माइनस का 15 दूना 30 यानी कि 3 आ गया। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, प्लस माइनस ए फिर प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये आप डायरेक्ट लगा लीजिए। तो आपको ये मिल जाएगा कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा 20 और 15 का है। और वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख कर करने की कोशिश बहुत कम करता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ कि ये 20 और 15 तो 35 बन गया, और 15 दूना 300 बना ये, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि ये कितना बना 32%। तो 32% का अगर डिस्काउंट दे देंगे तो SP2 कितना बन जाएगा, 100 में से अगर 32 छोड़ देंगे तो ये 68% का डिस्काउंट बनेगा। यही बनेगा दोस्तों। अब दोनों का आपको योगफल दिया है 65 का और 68 का, अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, 65% और 68%, 6 6 12 8 5 13, यानी कि ये 133% बन गया, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1995, और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। बताइए क्यों ना मैं डीएस लगा लूँ यहाँ पर, या तो आप काट पीट लो या फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर डीएस की बात करें तो 3 3 6 और एक 7 है, तो इधर भी हम 7 से गुना करके डीएस लगा सकते हैं। देखिए 9 तो लेते नहीं है, 5 और एक 6 7 42, और 4 और 2 6 डीएस आएगा, और इसमें दिख रहा है आपको कि डीएस 6 है। 15 यानी कि डीएस 6 है, 5 और एक 6, काम खत्म, किसी में भी 6 नहीं है बाकी में। तो आप डिजिटल सम से अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसे काटिए, अगर काटिएगा तो ये 19 से कट जाएगा शायद। 19 से 7 बार में कटता तो नजर आ ही रहा है, 19 सत्ते 133 होता है, और इसको 19 से काटिएगा एक बार में 0, और 19 पचे 95, और ये 7 से 15 सत्ते 105। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू अगर 15 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं यानी कि 5 सेक्शंस हैं, जिनमें 25 30 40 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों की जो उत्तीर्ण प्रतिशतता है यानी जो पासिंग परसेंटेज है वो है 20%, 30%, और ये परसेंटेज आप पढ़ सकते हैं। तो पूरी कक्षा का जो पासिंग परसेंटेज है वो बताना है, यानी कि एवरेज बताना है कुल मिलाकर के। तो ये एक तरह से ग्रुप एवरेज निकालने वाली बात आएगी। तो ग्रुप एवरेज आप वेटेड एवरेज कभी पढ़े होंगे, कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, आप फॉर्मूला आपको ऐसे पता होगा कि N1 A1 प्लस N2 A2, और ऐसे ये आगे चली जाती है, और नीचे हम लिखते हैं N1 प्लस का N2 प्लस का N3, जितने टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो मैं वही बात यहाँ पर करने वाला हूँ। देखने में थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। तो देखिए मैं पहले ये चाहूँगा कि इसका हम रेशियो ले लें इन लोगों का। वेटेड एवरेज अगर आपने पढ़ा होगा तो हम डायरेक्ट इनका रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए ये सारे 5 से कटते नजर आ रहे हैं, अगर 5 से काटते तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, और ये 5 से 12 पचे 60। ये मैंने इनका रेशियो बना दिया। अब रेशियो मैंने इसलिए लिया है कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं एक एक जीरो चिपकाऊंगा अब। तो ये एक एक जीरो मैंने लगा लिया, ये 50 बन गया, 60 बन गया, 80 बन गया, ये 50 थोड़ा ठीक लिख देता हूँ मैं, ये 50 हो गया, 60 हो गया, 80, 90 और 120। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे दोस्तों कि हमें बताना है एवरेज इनका। तो देखिए 50 का कितना परसेंट लेना है दोस्तों आपको, 20%। तो 50 का 20% 10 हो जाएगा, 5 दूना 10।
60 का 30% लेना है तो एक जीरो काटेंगे तो 10%, 6 तो 6 तियां ये 18 आ जाएगा। आप परसेंटेज जितना फास्ट फाइंड आउट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। 40% किसका लेना है? 80 का, तो ये 8 चौके 32 आ गया। 90 का कितना लेना है? 90 का 100%, अच्छा 80 का 35% लेना है, सॉरी 80 का 35% लेना है तो 80 का मैं पहले 5% ले लेता हूँ। 80 का 10% है कितना? 8, तो 5% होगा 4, तो 4 से तो ये कितना आ जाएगा? 28, क्योंकि ये 5 का 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा, ये 28 बन गया। प्लस आप देखेंगे दोस्तों कि 90 का हमें 40% लेना है तो 9 चौके 36 और 120 का 100%, यानी कि ये पूरा 120 आ गया। अब देखिए मैं बीच में प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना है एवरेज, और एवरेज बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो टोटल मैंने ऊपर लिख दिया योगफल यानी कि सम लिख दिया, और बटा में इनका संख्या लिखूंगा। संख्या यानी कि ये टोटल कितने बनेंगे, ये जोड़िए। टोटल n1 प्लस n2 प्लस n3 मैंने नीचे बोला था ना, तो इनको टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि ये कितना बन जाएगा। देखिए 5 और 6 11 और 8 19 और 9 9 18, यानी कि 180 और 20 बन गया 200 और 1 300, 400 बनेगा, 400 आएगा ये शायद। 6 5 6 11 100 तो यही बन जा रहा है ना। तो 11 और 8 हो गया कितना? 19 और 9 28 ना बन रहा है, तो ये 400 आ जाएगा। और इंटू का 100, एक मिनट, इंटू का क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट लिया, और इनको आप जोड़ लीजिए कितना आएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 212 और बटे का 4, तो ये 4 पचे 20 और 4 तियां 12, यानी कि 53% सही होगा। ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। अब इस सवाल में दोस्तों एक बात समझिए कि आपको दिया गया है कि x का 49%, x का 49% ये बराबर दिया गया है कि y है, और हमें 50 का y% बताना है। अब एक्चुअली में आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा दोस्तों, आप बनाने के लिए तो बना ही दोगे, लेकिन मैं जो तरीका समझा रहा हूँ अभी पर, ये आपकी बुद्धि को खोल देगा पूरा पूरा। ठीक है, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। कुछ लोग तो ये पढ़े भी होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि 50 का y% बता दो, और अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं मैं y का 50% बताऊंगा, तो दोनों बात सेम ही है। बस मैंने परसेंटेज को यहाँ से यहाँ चिपका दिया, और का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप y में 50 को गुना कर रहे हो या फिर 50 को y से गुना कर रहे हो। देखो मैं 3 को 4 से गुना करूँ या 4 को 3 से गुना करूँ, बात तो बराबर आता है। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज को चेंज कर दिया, परसेंटेज को मैं y से निकाल करके और 50 में लगा दिया, यानी कि y का 50% बताना है। y का 50% का मतलब क्या होता है? y/2, 50% मतलब आधा, तो हमें y का आधा बताना है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अगर y का आधा बताना है और हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो y का आधा निकल जाएगा। देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? आप देखो y/2 आ गया, ये x, और का 49 बटा आधा कितना होगा? 49 का आधा 48 का आधा 24.5%। तो y/2 किसके बराबर आ गया दोस्तों? x का 24.5%, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं कि मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया दोस्तों कि डायरेक्टली आप यहाँ पर एक बात सोचिए कि हमें 50 का y% बताना है, जिसका मतलब मैंने बोला कि आप परसेंटेज को उल्टा घुमाओ, यानी कि y का 50% समझो, और y का 50% का मतलब y/2 निकालना है, हमें उसका आधा बताना है। और अगर केवल y इसके बराबर था तो y/2 इसके आधे के बराबर होगा, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और 49 का आधा कितना हो गया? 24.5। बस आगे बढ़ते हैं। अब मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करना। अगर आपके पास टेलीग्राम में कोई ग्रुप वगैरह है तो वहाँ पे आप बेझिझक होकर शेयर कीजिए। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है कितना? 41 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 42 डिग्री सेल्सियस, और गुरुवार को आपको दिया है कि 43 डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर है। तो सोमवार को कितना टेम्परेचर था? अब एक बात समझिए दोस्तों कि अगर मेरी आपने 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, या फिर 23 नवंबर की दोनों शिफ्ट मैंने आपने देखा होगा मेरी वीडियो सीपीओ की, मैं सीपीओ की बात कर रहा हूँ अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सीपीओ 2020 का सॉल्यूशन, तो आप जरूर इसे बना पाएंगे इजीली। उसमें बड़े बड़े एवरेज के क्वेश्चन थे जिनको मैंने काफ़ी छोटे में सॉल्व करके दिखाया है, और कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होने वाला है। और आपको जिस तरीके से बनाना है, काफ़ी लोग ऐसे बना देंगे आपकी। चलिए सोमवार को लिख लीजिए सोम, प्लस मंगल लिखिए, या फिर बुधवार है तो बुध लिखिए, और प्लस शुक्रवार में आप इंग्लिश में लिख लीजिए। सोमवार को क्या लिखेंगे? मंडे, प्लस बुधवार को आप लिखेंगे वेडनेसडे, और शुक्रवार को फ्राइडे, और बराबर का 41 इंटू का 3 करेंगे क्योंकि 3 दिन का है। फिर ऐसे ही आप लिखेंगे बुधवार का यानी कि वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, और फिर गुरुवार के लिए आप लिखेंगे थर्सडे, और ये 42 इंटू का 3 करेंगे, और फिर घटाकर इक्वेशन बनाओगे, लेकिन उससे बेहतर
लाख गुना बेहतर मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने एवरेज में कई बार बताया है आपको, ठीक है। एवरेज एवरेज भी वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है। सीजीएल प्री सीजीएल 2019 प्री का सारा एवरेज मैंने एक साथ सॉल्व किया है एक वीडियो में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और उसमें मैंने कई सारा ऐसा बुद्धि बताया है आपको कि क्या हम बुद्धि लगा सकते हैं बड़े सवालों में। तो यहाँ पर मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि जब भी किसी ग्रुप में कोई शामिल हो या फिर कोई उसमें से निकल कर चला जाए या फिर किसी का एक्सचेंज हो, कोई आए और एक आदमी चला जाए, तो ऐसे में यदि जाने वाले और आने वाले की वैल्यू सेम है तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आने वाला जाने वाले से कम लेकर के आया तो एवरेज कम हो जाएगा, और अगर आने वाला जाने वाला से ज़्यादा लेकर के आया तो एवरेज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए दोस्तों, यहाँ पर पहले से एवरेज था कितना 41, जब सोम बुधवार और शुक्रवार थे, और अभी एवरेज कितना हो गया है 42, और 42 जब एवरेज आया है तो चेंजिंग क्या हुआ है, सोमवार हट गया है और गुरुवार शामिल हो गया है। सोमवार हट गया और गुरुवार शामिल हो गया है, और गुरुवार के आने से एवरेज कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे दोस्तों एक एवरेज बढ़ गया है। एवरेज एक बढ़ा है लेकिन 3 दिन है तो 3 दिन पर टोटल कितना बढ़ेगा दोस्तों, 3 का वृद्धि हो गया। यानी कि जब गुरुवार आया तो 3 एवरेज बढ़ गया, टोटल एवरेज में कितने की वृद्धि आ गई, 3 की। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि गुरुवार सोमवार से 3 ज्यादा लेकर के आया है, सीधी सी बात है। और गुरुवार का है कितना 43, और अगर ये सोमवार से 3 ज्यादा है तो सोमवार कितना था 40 था, बस काम खत्म। बताओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो। यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बोला कि आप डायरेक्टली देखो कि एवरेज कितना बढ़ा है, आपने बोला कि एक बढ़ा है, लेकिन 3 डेज हैं टोटल, तो 3 दिन के लिए कितना बढ़ेगा, एवरेज 3 बढ़ेगी। 3 की एवरेज में वृद्धि क्यों आ रही है, क्योंकि जब गुरुवार आया है, गुरुवार शामिल हो गया और सोमवार चला गया, तो जो शामिल हुआ है वो जाने वाले से 3 ज्यादा लेकर के आया है, और आने वाला यानी कि जो गुरुवार है इसका वैल्यू है 43, तो जो गया है सोमवार उसका इससे 3 कम रहा होगा, तभी तो इसके आने से 3 बढ़ गया। और 3 कम 43 से 3 कम कितना होता है 40, तो इसका 40 सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 27,000 की राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 15% का एनुअल रेट से ए और बी पर, यानी कि दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है वार्षिक। अब ये कह रहा है कि ए का जो राशि है वो 2 वर्ष में जो उससे मिलता है ब्याज टोटल, और बी को जो 4 वर्ष में ब्याज मिलता है, दोनों बराबर है, तो ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। बात को समझिए, पहली बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, 15% के हिसाब से 2 साल में जो ए को ब्याज मिलेगा और बी को 15% के हिसाब से ही 4 साल में जो ब्याज मिलेगा, वो दोनों ब्याज क्या है, सेम है। तो इस तरह से ए और बी दोनों का ब्याज टोटल मिलाकर कितना है। अब मैं ये कहूंगा दोस्तों कि ए को मिलने वाला है 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, और ये जितना आएगा बी के लिए 15% के हिसाब से ही 4 साल के ब्याज के बराबर है। मैंने बराबर कर दिया बस। अब ये देखिए 15 से 15 कट गया और 2 दूना 4 कट गया, यहां से मैंने ये कह सकता हूं कि ए बाई बी कितना आ गया दोस्तों, 2/1 आ गया। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 2 और 1 आ गया। अब यहां से अगर आप टोटल देखते हैं तो टोटल 3 बन जाता है, लेकिन सवाल में टोटल कितना है दोस्तों, 27,000 है, और 3 की वैल्यू अगर 27,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 9,000 हो गई। 1 की वैल्यू 9,000, 1 मिनट मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इस बात को। देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 9,000, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूना 18,000। अब ये एक कौन है, एक वाला बी है, और 2 वाला कौन है, 2 वाला एक ए है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये ए की वैल्यू हो गई। दोनों का हमने निकाल लिया कि 27,000 में से बी ने कितना जमा किया है 9,000, और ए ने कितना जमा किया है, उसका डबल जमा किया है, यानी कि 18,000 जमा किया है, ठीक है। अब दोनों का ब्याज बताना है हमें कितना होगा, तो आप देखिए कि ए को कितना ब्याज मिला है या फिर बी को कितना ब्याज मिला है, तो आप बोलेंगे दोस्तों बी को मिला है 4 वर्ष में 15% के हिसाब से, तो 15% के हिसाब से 4 साल मिलेगा, तो ये 15 चौका 60% मिलेगा। तो 90,000 का 60% कितना हो जाएगा, 9 छक 5400 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 5400 नहीं, 9,000 है ना ये, हाँ 5400 मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों कि 5400 इसको ब्याज मिला, तो दूसरे वाले को भी तो 5400 ही ब्याज मिला होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ब्याज सेम है सवाल के हिसाब से। आप दूसरे का ब्याज निकाल भी सकते हैं, इसका 30% निकालेंगे तो 18 या 5400 ही बनेगा, ठीक है। 30% क्यों, क्योंकि इसको 2 साल तक ब्याज मिलता है 15% के हिसाब से, तो 15 दूना 30%, तो 18,000 का आप 30% निकाल लीजिए, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में लिखा था कि दोनों का जो ब्याज आएगा यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर है। तो एक का अगर मैंने 5400 निकाल लिया तो दूसरे का भी 5400 ही होगा, और दोनों का मिलाकर हमें ब्याज बताना था, तो कितना होगा, 54 दूना 108, यानी कि 108 पर 20 आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में 20 है यहाँ पर, 1 मिनट, ये आप समझ लीजिए कि ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है।
10,800। आगे बढ़ जाएं अब। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अलजेब्रा का सवाल है अपने पास। इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133 एंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दैट इज 847। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का हमें घनमूल बताना है। तो सबसे बेहतर होगा कि हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, वरना आपको दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। दो स्टेप तो ऐसे भी लग ही जाएंगे, एक बार हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्टली आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं किसकी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की। लेकिन फॉर्मूला दोस्तों ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो और साथ में एक्स वाई जेड का यूज हो। ना कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला में एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स का भी यूज होता है, इनका भी यूज होता है। लेकिन अगर इनको आप साथ में लिखेंगे तो फिर इसको चेंज करके आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसमें इससे और इससे बात बन सके। तो डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ, चाहे तो आप डिराइव करके भी चेक आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला आप देखिए, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब और माइनस का 3xyz बराबर जो फॉर्मूला बनता है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो आपको पता ही होगा यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद कहानी में चेंज आएगा। देखो इसके बाद आएगा 1/2 यानी कि हाफ ऑफ, ये 1/2 है, हाफ ऑफ अंदर आएगा। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। और माइनस में आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया, यहाँ पर होल स्क्वायर है। एक बार फॉर्मूला को आप वापस से गौर फरमाइए मैंने क्या लिखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, डायरेक्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए तो आप बोलेंगे दोस्तों ये जो क्यूब वाली वैल्यू है इसके जगह पर हमें 847 दे रखी है, तो ये 847 बन गया। माइनस का 3 और एक्स वाई जेड तो हमें निकालना है, तो मैं एक्स वाई जेड की जगह पर के लिख देता हूँ कि बार बार लिखना ना पड़े। एक्स प्लस वाई प्लस जेड राइट साइड में है जिसकी वैल्यू कितनी है 13 और बाई 2 है, तो ये यहीं पर मैं बाई 2 लगा देता हूँ। और अंदर कितना है हमारे पास दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 133 और इंटू का 3 है, तो मैं डायरेक्ट में एक ही बार डायरेक्ट यहाँ पर इंटू 3 करके लिख दूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू सवाल में 133 है और हमें 3 गुना करना है, तो डायरेक्ट में 3 तिया 9 और 16 13 तिया 39 लिख देता हूँ। यानी कि ये कितना आ गया दोस्तों, 399 आ गया। एक मिनट, ये आ गया हमारे पास दोस्तों 399। बात समझ रहे हैं अभी आप। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस का करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया 847 और माइनस का 3 के यानी कि 3 के, ये 3 के है और इक्वल टू कितना आ गया 13/2 और ये अंदर कितना आएगा देखिए आप, गुणा का 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये कितना आ गया अंदर हमारे पास आ गया दोस्तों 230। अब 2 से अगर काटते हैं तो ये बनेगा 115, 11 दूना 22 और 5 दूना 10 और 13 से आप उसको गुना कर लें तो ये आ जाएगा 847 और माइनस का 3 के इक्वल टू 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो 13 पचे 65 का 5 हाथ में 6 और 13 कम 13 और 6 19 का 9 हाथ में बचेगा 1 और 13 कम 13 और 1 14, 1495 आएगा। ये सीधी सी बात है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू 847 को 1495 की तरफ ले जा करके माइनस करेंगे तो एक्चुअली में -3 के बचेगा ना, यहाँ पर -3 के, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास देखिए 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर बच गया 8 में से 4 जाएगा 4 और 14 में से 8 जाएगा 6, 648। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 16 तिया 48, माइनस का 216 आ गया और माइनस 216 आ गया। और हमें यही वैल्यू बतानी थी, देखिए हमें बतानी थी क्यूब रूट ऑफ कितना एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस की 216। तो माइनस का 216 का को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -6 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी, माइनस का 6। तो माइनस का 6 कहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन 4 में है -6, यानी कि ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। अब चलिए अब बांटते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों अगले सवाल पर क्या दिया गया है आपको, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि बार ग्राफ में 2018 में हुई औसत बिक्री ज्ञात करना है। 2018 में एवरेज जो बिक्री हुई है, सेलिंग हुई है, वो कितनी हुई है।
2018 वाला कौन है, 2018 वाला देखिए यहाँ पर ब्लू कलर बोल रहा है कि नीला कलर जो है वो 2018 से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर नीले कलर वाले को अब एवरेज बताना है तो सबको जोड़कर उनकी संख्या से डिवाइड करना है, यही एवरेज होता है। चलो देखो ब्लू कलर में पहले क्या है 80 है यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास 75 है, और फिर कितना है हमारे पास 75 के बाद 95, फिर 85, फिर 75 और फिर कितना है 70। इनका एवरेज हमें बताना है। तो आप यहाँ पर डेविएशन चेक कर सकते हैं डेविएशन से, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं कि इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेने के बाद भी एवरेज निकाल कर और वापस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी बात बन जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट जोड़ लें, इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि 2-3 बार करनी पड़े, हम डायरेक्ट जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। कितनी सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पर मान लो मैं 75 को मान लेता हूँ एवरेज, तो आप डेविएशन से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये उतना बड़ा सवाल है नहीं कि डेविएशन पे जाएं। 3 अंक वाला होता तो डेविएशन पे चले जाते, मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। देखो 8, 7, 15 और 9 कितना होगा 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 7 कितना हो गया 39, और 39 और 7 9, 7, 16 460, तो ये बन गया। और साथ में 5 कितना बार है 4 बार, एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, तो 5 के 20 और आएगा, यानी कि ये आ गया 480। और बटा कितने अंक हैं ये देखो 5 है 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से ये कटेगा 8 छक 48, यानी कि 80 आ जाएगा। 80 अपना आंसर है। तो जब जोड़ना आसान है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर इसमें आपको बोला गया है कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई यानी कि इंक्रीज किया गया, फिर 20% 25% डिक्रीज किया गया, कम किया गया, फिर 15% इंक्रीज किया गया यानी कि बढ़ाया गया, फिर 20% की डिक्रीज की गई। तो आपको बताना है कि संख्या में कुल शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई। आसान सवाल है। देखने के लिए 4 बार है, 4 बार देखकर आपको थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन उतनी कैलकुलेटिव या फिर टफ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 40% की वृद्धि, 40% का मतलब कितना हो गया, 40% का मतलब हुआ 2/5, और ये वृद्धि है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ये माइनस में लिख दिया। 15% का मतलब 3×5 = 15 और 20×5 = 100, इतना बनेगा, और ये वृद्धि है तो प्लस लिख दिया। फिर 20% की कमी, 20% मतलब 1/5 होता है, और ये कमी है तो माइनस लिख दिया। अब चारों बार जो चेंज है वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। देखिए जब 5 थी वैल्यू, यहाँ पर समझिए 5 थी वैल्यू, तो 5 से 2 बढ़कर कितनी हो गई 7, और जब वैल्यू 4 थी तो 4 से 1 कम होकर 3 रह जाएगी, और जब वैल्यू 20 थी तो ये 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी 20 से कितनी हो जाएगी दोस्तों 23, ये 23 है 23, और जब 5 है वैल्यू तो 5 से 1 कम होकर कितनी बन जाती है 4। अब यहाँ पर देखिए कटते नजर आ रहे हैं, तो 4 से 4 तो मैंने काट लिया, ठीक है, 4 से 4 तो कट गए, और कुछ कटते नजर नहीं आ रहे हैं तो गुना कर लीजिए, 5×5 = 25, दूना 50, यानी कि ये तो 500 बन गया। और ये कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया आपको 7×3 = 21, और 21×3 = 63 का 3 हाथ में 6, और 21 दूना 42 और 6 48, यानी कि ये 500 से कितना बन गया दोस्तों 483 बन गया। ये बात आप देख रहे हैं कि नहीं, 500 था लेकिन अब कितना बन गया दोस्तों 483 बन गया। तो एक्चुअली में ये कितना कम आ गया बताइए, 500 से 483 होने का मतलब कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे दोस्तों 17 कम हो गया, कितने से 500 से, और गुणा का कितना हो गया 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 17/5 का मतलब हो गया 5×3 = 15, और 0.5×4 = 20, 3.4% की कमी। कमी क्यों, क्योंकि ये 500 से 483 हुआ है, कम हुआ है, तो इसका ऑप्शन 4 क्या है, सही उत्तर है। देखिए 4 बार लिखा था लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है, हमने इजिली इसको फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपको केवल परसेंटेज की बात की गई है। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 का 1020 प्लस x, तो x का मान कितना होगा। तो ये वैल्यू एक ही बार आप निकाल लीजिए कि ये कितना आता है, फिर 1020 को उसमें से माइनस कर लेंगे। 425 का 25%, सॉरी 400 का 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 400 का 1/4 कितना हो गया 100, प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35% निकालना है तो 1260 का पहले हम 5% निकालेंगे, फिर 7 गुना कर लेंगे। 5% 126 का आधा आएगा यानी कि 63 आएगा, और 63 गुना 7, तो 7×3 = 21 का एक हाथ में 2, और 7×6 = 42, और 2 कितना हो गया 44। ये आ गया हमारे पास कितना 441, प्लस 1800 का 27%, तो 1800 का 1% 18 हो गया, उसके बाद 27% निकालना है तो हम 27 से गुना कर लेते हैं। 18×7 = 126 का 6 हाथ में लगा 12, यानी कि हासिल आ गया 12, और 18 दूना 36, और 12 कितना होता है दोस्तों 48, यानी कि ये कितना हो गया 486 आ गया। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई बताइए 400 और 400 800 और एक 900, और ये 8×4 = 12, यानी कि 1020, और 7 1027 आ गई। ये
10 100 कितनी आ गई दोस्तों, 27 आ गई। और राइट साइड में हमारे पास कितना था, 10 100 20 और प्लस का x। बताओ यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 7 होगा तभी तो 10 127 बराबर होगा। या फिर आप ऐसे लिख लो यहाँ से कि x बराबर कितना आ गया, 10 127 और माइनस का 1020। तो ये वैल्यू x की कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी। तो 7 किसके बीच में है, देखिए ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से दे दिया है ताकि आप इसमें ऑप्शन से बनाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर 11 से 15, 6 से 10, 6 से 10 सही होगा क्योंकि 7 जो है वो 6 और 10 के ही बीच में है। तो 6 से 10 अपना सही उत्तर होगा, 7 हमारा आंसर आ रहा है और वो 6 और 10 के बीच में है। ये सवाल देखें, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू 217 है, ए प्लस बी 7 है, तो ए बी का मान क्या होगा। कई सारे तरीके हैं, आप या तो ए क्यू प्लस इसी को होल क्यूब कर लो दोनों साइड तो भी बात बन जाएगा। या फिर मैं कहूँगा कि जब ऐसा सवाल है तो आप 217 के पास देखो किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे 216 एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 6 का क्यूब होता है। तो अगर मैं मान लो दोस्तों कि एक वैल्यू 216 लेता हूं तो अगली वैल्यू मुझे 1 लेना पड़ेगा, यानी कि 1 का क्यूब लेना पड़ेगा। तभी तो दोनों को जोड़कर कितना बनेगा, 217। यानी कि ए की वैल्यू को मैं 6 ले सकता हूं और बी की वैल्यू को कितना ले सकता हूं, 1। अब वापस जोड़कर देखो कि क्या 7 आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि 6 और एक 7 बन जा रहा है। यानी कि वैल्यू हमने सही ली है, ए का मान 6 और बी का मान कितना है, 1 है। और हमें ए बी बताना है, ए बी यानी कि ए गुना बी, तो 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 ही आएगा। बस ऑप्शन 3 हो गया। आपको क्या करना था कि 217 के पास का परफेक्ट क्यूब लेना था, यानी कि जिसका घनमूल बन सके। तो 6 का क्यूब 217 के पास है, तो एक वैल्यू अगर 6 लेंगे तो अगला वैल्यू हमें 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 216 और 1 17 बनेगा। ठीक है, या फिर आप दोनों साइड इसका होल क्यूब करके भी काम कर सकते हैं तो भी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर और एक आयत यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सेम है, बराबर है। आयत की जो लेंथ है और स्क्वायर की जो साइड है, आयत की लंबाई यानी कि लेंथ वर्ग की भुजा यानी कि स्क्वायर की साइड की लेंथ से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि मोर है। और जो चौड़ाई है यानी कि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, वो 5 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लेस है किससे, वर्ग की भुजा से, स्क्वायर की साइड से। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट, मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूँ कि ये लेट से स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, और ये स्क्वायर है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो स्क्वायर की साइड है, अगर स्क्वायर की साइड को आप एक्स लेते हैं, एक मिनट, स्क्वायर की साइड को एक्स लेते हैं तो इसकी लेंथ कितनी है, उससे 10 ज़्यादा है, और ब्रेड्थ कितनी है, इससे 5 कम है। अब ये कह रहा है कि दोनों का एरिया सेम है। एरिया सेम कैसे करेंगे दोस्तों, इनका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो हम कहेंगे कि x माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, और इंटू एक्स प्लस का 5, ये लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, और बराबर x का स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है इसमें, तो मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर, एक्चुअली में ये स्क्वायर है। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये x माइनस 5 था, एक मिनट दोस्तों, ये x माइनस का 5 था, ठीक है, और बराबर x का स्क्वायर आ गया। इनको गुना करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 10 में से 5 जाएगा तो 5x, और माइनस का 10 बचे 50 बराबर एक्स स्क्वायर। एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 10 के 50 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। और हमसे ये कह रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि l प्लस बी। तो l कितना है, इस x से 10 ज़्यादा है यानी कि 20 हो गया, और चौड़ाई कितनी है, इस x से 5 कम है यानी कि 10 से 5 कम 5, 25 दुना कितना आ गया, ये 50, यानी कि ऑप्शन दूसरा अपना सही उत्तर है। मज़ा आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखें, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि माना कि ए और बी समान आधार वाली यानी कि सेम बेस वाली दो मीनारें हैं, दो टावर्स हैं। ठीक है, दोनों टावर जो हैं, दोनों मीनारों की आधारों को जोड़ने वाली यानी कि बेस को मिलाने वाली जो, या बॉटम को मिलाने वाली, आप समझ सकते हैं, मिलाने वाली जो लाइन है उसका मध्य बिंदु यानी कि उसके मिड पॉइंट से ए और बी के शीर्ष पर यानी कि उसके टॉप पर जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ए और बी की हाइट का रेशियो बताना है कितना होगा। सिंपल है, इजी है। देखिए जैसे मान लिया मैंने कि ये क्या है दोस्तों, एक को मैंने मान लिया कि ये ए है, ठीक है, लेट से छोटा या बड़ा बना लो, और एक को बी, ये ए है मैंने कह दिया, और ये कितना है दोस्तों, ये है बी। अब ये कह रहा है कि ये इनकी बेस को मिलाने वाली लाइन हो गई आधार को, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड, वहां से अगर आप इनको मिला दें इनके शीर्ष को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं यानी कि कोण जो बनते हैं यहाँ पर, वो कितने के बनते हैं, 30 और 60 डिग्री के। यानी कि ये एंगल जो बनता है ये 30 डिग्री। चलो थोड़ा बड़ा फोटो बनाते हैं, देखिए एक मैंने ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर इनके बेस को मैंने मिला दिया, और ये भी मैंने मिला दिया ऐसे। अब ये कह रहा है कि यहाँ का कोण जो है ये है 30 डिग्री,
और यहाँ का जो एंगल है वो है 60 डिग्री सवाल में। अब ये कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो बना दो, बी और ए का रेशियो बता दो, ठीक है। तो इसको मैंने माना है कि ये है ए और इसको मान लिया है मैंने बी, ठीक है। अब ये कहेंगे दोस्तों कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट होने के कारण अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अब आपको पता है दोस्तों कि ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 इनका सम आना है। अब देखिए 30 के सामने अगर 1 है दोस्तों तो 60 के सामने √3 गुना होता है, तो ये √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 60 के सामने 1 है तो 30 के सामने कितना होता है, बाई का √3 होता है। तो 60 के सामने 1 है तो 30 के सामने 1/√3 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि बी रेशियो ए बता दो, ठीक है। हमें क्या बताना है दोस्तों, b/a। तो b की वैल्यू √3 आ गई है और रेशियो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√3। इसको इधर गुना कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। 3:1 का मतलब ऑप्शन 3 सही उत्तर है। आसान सवाल है, बस फिगर में इधर उधर करना है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, एक बार ध्यान से बात को समझिए। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं, यानी कि फिल कर सकते हैं, और एक ही दिन ए, बी और सी को क्रमशः सुबह 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, ठीक है। यानी कि ए, बी, सी 3 टंकी हैं, 15, 30 और 40 घंटों में वो अकेले अकेले भर सकते हैं टंकी को। लेकिन अगर तीनों को खोला गया है, लेकिन कब खोला गया है, टाइमिंग फिक्स है। ए को खोला गया है 6 बजे, बी को खोला गया है 8 बजे और सी को खोला गया है 10 बजे, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, टाइमिंग आपको बतानी है। कितना टाइम लगेगा भरने में ये नहीं, कितने बजे भर जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, जैसे कि ए, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लेते हैं ए, बी, सी। पहले तो ये टाइमिंग कितने लगाते हैं, 15, 30 और 40। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, आप बोलिए कि 15, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 60 आ जाएगा। तो ये 15 चौके 60, 30 दुना 60 नहीं 120 आएगा ना, तो ये डबल डबल आने लगेंगे। ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 4 तियाँ 12, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए सवाल के हिसाब से 40 तियाँ 120, यानी कि 120 लीटर टोटल पानी भरना है, 120 लीटर टोटल पानी भरना है उसमें। अब ये कह रहा है कि 6 बजे खोला गया है किसको, ए को, बी को खोला गया है 8 बजे और सी को खोला गया है 10 बजे। तो सबकी टाइम पहले हम सेम करते हैं जब तीनों एक साथ काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सबसे बाद वाला है 10 बजे, तो 10 बजे तक हम देखेंगे कि ए और बी ने कितना काम कर दिया। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ए को खोला गया था 6 बजे, ए को कब खोला गया था दोस्तों, 6 बजे खोला गया था, और 6 बजे से वह लेकर के 10 बजे तक 4 घंटा ए काम करेगा। ए 4 घंटा काम करेगा तो 8 के हिसाब से 8 चौके 32 यूनिट काम कर दिया। बी कितना काम करेगा, बी को 8 बजे खोला गया, 10 बजे तक वो काम किया, यानी कि 2 घंटा वो काम किया, तो 4 के हिसाब से वो 4 दूना 8 घंटा काम कर दिया। यानी कि 32 और 8 कितने भर दिए ये लोग दोस्तों, 32 और 8 40 लीटर पानी इन्होंने भर दिया, ए और बी ने। अब 120 में से दोस्तों अगर 40 लीटर भर गई तो बच कितने गए, अब 80 लीटर बच गए, और ये 80 लीटर अब ए, बी, सी तीनों मिलके भरेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे बताओ। ए, बी, सी तीनों की एफिशिएंसी का योगफल कितना है, 8, 4, 12 और 3, 15। 15 के हिसाब से ये भरेंगे तो कितना टाइम लगाएगा बताओ। 15 पचे 75 और फिर प्लस का 5/15, 5/15 को हम 60 से गुना कर देते हैं ताकि ये मिनट में बदल जाए, तो 15 चौके 60 और 5 चौके 20, यानी कि इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 5 घंटे और 20 मिनट टोटल टाइम लगेगा भरने में। अब 5 घंटे 20 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितना बनेगा, 5 घंटे 20 मिनट। देखिए लास्ट 10 बजे है, 10 बजे में आपको 5 घंटा 20 मिनट जोड़ना है, तो 10 और 5 15:20 हो गया। 15 बजे का मतलब होता है 3 PM, तो यहाँ पर 3:20 सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, यहाँ पर बोला गया है कि ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, बी ने उसके बाद काम छोड़ दिया, तो ए बाकी काम के 60% को कितने दिन में करेगा। चलो कोई बात नहीं है, देखिए ए काम करता है 35 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये आ जाएगा, देखिए 3 पचे 15 और ये 7 पचे 35, यानी कि 3 और 7 का रेशियो बन जाएगा, तो 15 सत्ते 105 यूनिट का टोटल काम करना है। जिसमें से आपको ये कह दिया गया है दोस्तों कि दोनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया है। अगर 8 दिन तक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, देखो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी 7 यूनिट, यानी कि एक दिन में 10 यूनिट का काम करेंगे, और इन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया है, तो 8 दहा का 80 यूनिट तो काम इन्होंने कर दिया। 105 में से 80 काम हो गया तो कितना बच गया, अब 25 यूनिट का काम रह गया है, और ये काम शेष कार्य का 60%, यानी कि इसका 60%, 25 का 60%, यानी कि 60/100 ये काम ए से कराना है, तो हम 3 से भाग कर देते हैं, ए वाले से 3 से डिवाइड कर दो, ये 25 चौके 100 और 4 तियाँ 12 पचे 60, यानी कि 5 दिन में ये काम खत्म कर देगा, ऑप्शन 3।
मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने बोला कि देखिए शेष काम कितना रह गया। पहले इन दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, तो 8 दिन में इन्होंने 80 यूनिट तो काम कर दिया, क्योंकि सवाल में दिया है कि ए ने 3 काम किया 1 दिन में और बी ने 7, तो 1 दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम करेंगे, तो 8 दिन में 80 काम कर देंगे। तो 25 काम रह गया है, लेकिन 25 काम ए से नहीं कराना है, उसका 60% काम कराना है। 25 का 60% मतलब 60/100, और ये काम ए से कराना है, तो ए वाला वैल्यू जो है वो 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर दो। 25 चौके 100 और 4 तियां 12 पचे 60, यानी कि 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखें भाइयों, यहाँ पर कह रहा है आपको कि 2018 में B1, B2 और B3 में टोटल जो सेलिंग हुआ है, और 19 में B6, B4 और B5। देखो 6, 5, 4 तो सब दिया है, यानी कि 4, 5, 6, B4, B5 और B6 19 में, इनका रेशियो बताना है कि कितना आएगा। चलिए जोड़ते हैं एक बार और रेशियो निकाल लेते हैं। जोड़ना ईजी है, देखिए जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर चुका हूँ। देखिए आपको दिया गया है पहले कि 2018, 18 वाला कौन सा है, ब्लू लाइन से है, ब्लू लाइन्स 18 वाले हैं, तो आप ये कहेंगे दोस्तों, एक मिनट देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। देखिए अब यहाँ पर ब्लू लाइन्स यानी कि 2018 वाला B1, B2 और B3 जोड़ना है। तो 2018 में B1, B2, B3 कितने हैं, देखिए ब्लू वाले 80 है, ये 80 है, ये 75 है, और ये कितना है 95, दोनों जोड़ना है। तो 75 और 95 कितना हो जाएगा, या 8, 7, 15 और 9, 5, 14, यानी कि 250 आ गया, ये 250 आ गया। और रेशियो दूसरा वाला आप जोड़िए, रेशियो में दूसरा वाला कितना है, दूसरा यानी कि रेड वाला में आपको जोड़ना है कौन सा, ये रेशियो है, रेशियो काफी छोटा दिख रहा है एक्चुअली में यहाँ पर। B4, B5 और B6 जोड़ना है, 4, 5, 6, यानी कि ये लास्ट वाले 3 जोड़ने हैं रेड वाले। तो ये देखो 9 और 9 18, 18 और 8, 8 16, 26, 26 और 10 कितना हो गया 27, यानी कि ये कितना आ गया 270। आप जैसे जोड़ते हो जोड़ लेना, मुझे जैसे सही लगता है मैंने जोड़ दिया। तो ये 25:27 बनेंगे टोटल। एक्चुअली में यहाँ पर जोड़ ही आपका चेक किया गया है, ऑप्शन 3 सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ ऊपर करके। तीसरे ऑप्शन में है 25:27। देखिए अभी दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 25:27। आगे बढ़ते हैं अब ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4.35, 3 बार यही लिखा है, और प्लस 3.25 ये भी 3 टाइम्स लिखा है, और नीचे लिखा है 43.5 ये 2 टाइम्स, और 2.5 ये भी 2 टाइम्स, और ये 43.5 इंटू 32.5 माइनस में लिखा है। अब ये देख करके आप ये केस समझ गए होंगे कि ऊपर ये 3 बार है, ये भी 3 है, यानी कि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बन जा रहा है, और नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो ये एक्चुअली में ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे जा रहा है, लेकिन आप पॉइंट का भी ख्याल कीजिए। ऊपर पॉइंट देखिए, एक अंक 2 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के पहले, यहाँ भी 2 अंक के पहले, यानी कि ओवरऑल ऊपर 6 अंक के पहले पॉइंट है, और नीचे देखिए 1 और 1 2 ही अंक के पहले पॉइंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पॉइंट का खेल समझेंगे। ऊपर से देखिए अगर इन तीनों से मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो 1 बाई कितना आ जाएगा बताइए, तीनों से पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 बाई कितना आ जाएगा, ये हर एक के नीचे डबल जीरो आएगा, 100 आएगा हर एक के नीचे, तो 100 3 बार आ जाएगा, यानी कि ये 100 का क्यूब बन जाएगा। तो अंदर कितने रह जाएंगे, मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्चुअली में 100 का क्यूब, तो अंदर बच जाएगा 435 का क्यूब, और प्लस का ये 325 का क्यूब। क्योंकि मैंने कॉमन लिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है दोस्तों, कॉमन लिया है क्या, 1/100 का क्यूब, क्योंकि ये 100 का क्यूब इसमें भी तो आएगा नीचे, तो मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, इसीलिए वो भी 325 हो गया, पॉइंट गायब हो गया। और बटन नीचे वाले से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें बाई 10 आएगा, इसमें बाई 10 आएगा, यानी कि दोनों में मिलाकर बाई 100 आएगा, यहाँ भी बाई 100 आएगा, यहाँ भी बाई 100, तो इनके नीचे मैं कॉमन लूंगा 1 बाई केवल 100। बात समझ पा रहे हैं आप। और अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा देखिए यही ए स्क्वायर, यानी कि 435 का स्क्वायर और प्लस 325 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यानी कि 435 गुना का 325, यही बनेगा। अब इससे ये काटेंगे तो आपको पता है कि ऊपर वाले का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए प्लस बी, और इंटू का यही वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर एक्चुअली में केवल ए और प्लस बी बचेगा, तो ये 100 से क्यूब कट गया, तो 100 से क्यूब नहीं कटेगा, एक्चुअली में ये 2 टाइम्स ही कटेगा, यानी कि ऊपर आपको अभी भी 1/100 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1/10,000 बचेगा हमारे पास। और इंटू का ऊपर केवल जोड़ना है 425 में, अगर 325 अगर आप जोड़ते हो 435 में 325, तो 4 3 7 और 35 और 25 कितना होता है, 35 और 25 होगा 60, 60 आएगा, तो ये कितना बनेगा 76, 76 बन गया ना, 760 बन गया। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, और 76/1000 का मतलब 0.76 सॉरी 0.076, यानी कि ऑप्शन ए अपना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अंतिम सवाल, काफ़ी मज़ेदार सवाल है अंतिम सवाल, और मैंने इसको अपने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। यूट्यूब पर शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन क्लास में डिस्कस किया है, काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए आपने किस तरह से किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरह से कर रहा हूँ काफ़ी मज़ा आएगा।
सवाल है कि जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है, 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर मिलते हैं वो मिलते हैं 2, 3 और 5, यानी कि शेषफल 2, 3 और 5 आते हैं। अब उसी नंबर को अगर 84 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए समझते हैं। जब भी ऐसा सवाल मिले आपको, तो आपको क्या करना है कि तीनों का अलग अलग रिमाइंडर दिया गया हो, तब आपको नंबर जो निकालने का तरीका है वो देखिए, इनको लिखिए डायरेक्ट 3, 4 और 7, इनको लिखिए, ये कितने हैं 2, 3 और 5। अब यहाँ से नंबर निकालना है तो देखो, सीधा वाले को आपको जोड़ना है और तिरछा वाले को गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मिनट, ये भी तिरछा है और ये सीधा है और ये भी सीधा है। मेरा बात समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधे वाले को आपको प्लस करना है और तिरछे वाले को गुना करना है। मैं वही काम यहाँ पर करूँगा, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। जैसे 7 और 5 ये सीधे हैं तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और ये तिरछा है तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48, 48, और उसमें ये 3 जोड़ेंगे तो 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 51 तियाँ 153, और ये 2 जोड़ेंगे तो 153 और 2 155 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि इस 155 को अगर 84 से हम डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा? 84 से एक बारी में कटेगा 84, और देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 और 15 में से 8 जाएगा 7, 71 बचेगा रिमाइंडर हमारा। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान आपको इसमें नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा। इससे आसान अगर बताएगा तो ये वाला ही बताएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या किया, सीधा वाले को मैंने जोड़ा और तिरछा वाले को गुना कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार और, 7 और 5 को मैंने जोड़ दिया तो ये 12 बन गया। फिर इस 12 को इस 4 से गुना किया, तिरछा है तो तिरछा में मैंने गुना किया, 12 चौके 48, फिर ये 3 जोड़ दिया तो 51 बन गया। फिर 51 को तिरछा से गुना किया, 3 से 51 तियाँ 153 और 2 155, यानी कि वो नंबर 155 है जिसको हमें 84 से डिवाइड करना है, और 84 से डिवाइड करेंगे तो 71 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था दोस्तों। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए कि अच्छा से अच्छा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप भी अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि कभी कभी मुझे पीडीएफ बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं, वॉलंटियर हैं कि आप मेरा साथ दे सकते हैं, ऐसा कोई कोई पीडीएफ आप क्रिएट करके दे सकते हैं, या फिर किसी और के ग्रुप से भी लेकर दे सकते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मैं सोल्यूशन अपना प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन भले ही मैं किसी और के ग्रुप से लेता हूँ, ठीक है, और मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद सबकी वीडियो देखता हूँ, तभी तो जाकर के मैं सबका कंक्लूजन निकालता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पढ़ो, ऐसा नहीं है, जो आपको अच्छा लगे सबसे पढ़ो, लेकिन अगर आप वॉलंटियर हैं, चाहते हैं कुछ हेल्प करना, सपोर्ट करना हमारी चैनल को, तो ज़रूर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे आकर के, पर्सनली आप मुझे मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता देना।